दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी होने वाली हैदराबाद की। हैदराबाद के जवाहर नगर इलाके से एक महिला पिछले साल मई के महीने से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इस महिला की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी कहीं और रहती है और छोटी बेटी, जिसकी उम्र 17 साल की है, वो इस महिला के साथ जवाहर नगर इलाके के एक मकान में ही रहती है। महिला लोगों के घरों में जाकर काम करती है, हाउस हेल्प का। और 12 मई को अंजू दसारी नाम की यह महिला अपने घर से कामकाज के लिए अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है, लेकिन फिर लौट कर नहीं आती। छोटी बेटी को जब यह रियलाइज़ होता है कि उसकी मां घर लौट कर नहीं आ रही है और फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने तौर पर महिला को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। इसके बाद दिन, हफ्ते, महीने का वक्त गुजर जाता है और तकरीबन 5 महीने बाद इस मामले में पहली बार इस महिला की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम है रोशनी कुमारी, वो जवाहर नगर थाने में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। यह अपने आप में एक अजीब बात है। अजीब बात इसलिए कि कई फैमिली मेम्बर और ख़ासकर मां वो घर से गायब हो जाए और बेटियां इतने दिनों के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए, ये अपने आप में पुलिस के लिए थोड़ा सा हैरान करता है। पुलिस अब रोशनी और उसकी छोटी बहन जो इस महिला के साथ रहती थी, अंजू के साथ रहती थी, उससे पूछताछ करती है। दोनों ये बताते हैं कि हाँ, महिला मतलब उसकी माँ जो है वो मई के महीने से लापता ज़रूर है, लेकिन इतने दिनों के बाद रिपोर्ट उन्होंने इसलिए लिखवाई क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने किसी जानने वाले पुरुष के साथ कहीं चली गई है और अब उनका कोई पता नहीं है। 5 महीने गुजर चुके हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी माँ किसी के साथ चली गई है, तो आपने 5 महीने बाद रिपोर्ट क्यों लिखवाई? मतलब या तो फिर आप रिपोर्ट नहीं लिखवाते या फिर इससे पहले कभी लिखवाते। आदमी तो 1-2 दिन में या 3 दिन में रिपोर्ट लिखवाता है। तो यह बेटी पुलिस को यह जवाब देती है कि असल में मेरी माँ जो है वो चीट फंड में पैसे इन्वेस्ट किया करती थी, जैसे दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया में कमेटी डालना कहते हैं, कमेटी में पैसे लगाया करती थी। और उनके पैसा एक बड़ा अमाउंट हमारे जानने वाले एक आदमी के पास है और हम, क्योंकि माँ हमारी गायब हो गई है, हमें वो पैसा उनके वारिस के तौर पर लेना चाहते हैं। तो जब हम उनसे, उस आदमी से जाकर मिलते हैं, तो उनका कहना है कि वो हमें पैसा तभी देगा जब वो अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसलिए हम आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। पुलिस इस बात की तफ्तीश करती है, इस पॉइंट को वेरीफाई करती है और पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि हाँ, यह दोनों बेटियाँ सच बोल रही हैं कि उनकी माँ गायब तो है ही। और उन्होंने रिपोर्ट इसलिए लिखाई है क्योंकि चीट फंड ऑपरेट करने वाले आदमी ने उस महिला की गुमशुदगी के दस्तावेज मांगे और वो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज पुलिस रिपोर्ट के तौर पर ही सामने आ सकती है। तो इसलिए ये लोग जवाहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचती है। पुलिस रिपोर्ट लिखवाती है और इस मामले की छानबीन शुरू करती है। छानबीन करते करते कुछ दिनों का वक्त गुजरता है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाता कि यह महिला जो है कहाँ गई और कैसे गायब हुई। इत्तेफाक से जहाँ इस महिला का घर है, वहाँ घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी बिल्कुल फोकस तरीके से घर के दरवाजे पर नहीं है। तो महिला का वेयर अबाउट्स पता करना थोड़ा मुश्किल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का वक्त तो पहले ही गुजर चुका है, तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी रिट्वीट कर पाना, हासिल कर पाना मुश्किल काम है पुलिस के लिए। तो पुलिस काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इस महिला के बारे में कोई क्लू, कोई कॉन्क्रीट जानकारी वो नहीं जुटा पाती। हार कर पुलिस एक और तरीका आजमाना तय करती है। पुलिस ये सोचती है कि वो जो महिला की दोनों बेटियां हैं, उनकी सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल निकलाई जाए और सीडीआर निकाल कर यह चेक करेगी कि इन दोनों बेटियों की किन किन से बातचीत होती थी और आखिरी बार महिला से उनकी बात कब हुई, यानी कि अपने माँ से कब से उसकी माँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें पुलिस चेक करने का फैसला करती है। सीडीआर निकाला जाता है, लेकिन सीडीआर को चेक करते हुए पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिससे पुलिस को थोड़ी हैरानी होती है और यह बात थोड़ी शॉकिंग है। यह चीज़ है, यह जो 17 साल की बेटी है, छोटी बेटी, उसके साथ एक लड़के का फ़ोन पर इम्यूरेबल टाइम बात होना है। यानी जब ये महिला गायब हुई थी उस समय से लेकर गायब होने के बाद, यानी मई के महीने से लेकर बाद में और मई से भी पहले, यह लगातार एक लड़के से बहुत ही फ्रैंकलिनली या लड़की से किया करती थी। जाहिर है, किसी लड़के से अगर 17-18 साल की लड़की बार बार बात कर रही है, घंटों बात कर रही है, तो वो मामला लव अफेयर का ही होगा। तो पुलिस को यह बात समझ में आती है और पुलिस उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाती है। पता चलता है कि उस लड़के का नाम है मोंटी कुमार सिंह
और वो एक ऑटो ड्राइवर है जिसकी उम्र 20 साल की है। इत्तेफाक से जो लड़की है वो एक अलग जात से संबंध रखती है और मोंटी का कास्ट कुछ और है। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लव अफेयर के मामले में ही वो महिला गायब हो गई हो और लव अफेयर खुद उस महिला का नहीं बल्कि उसकी बेटी का हो। ऐसा तो नहीं कि बेटी और इस लड़की ने मिलकर महिला के साथ कुछ किया हो। पुलिस इस एंगल को सोचने लगती है और जब यह जो नाबालिग बेटी है 17 साल की, उससे पुलिस पूछताछ करती है, साथ में मोंटी से भी पूछताछ करती है और उनके बयानों में पुलिस को विरोधाभास नज़र आता है। इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट ये दोनों देते हैं पुलिस के सामने। पुलिस का शक है वो और धीरे धीरे यकीन में बदल जाता है, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं है तो पुलिस मोंटी से सख्ती करने का फैसला करती है। नाबालिग लड़की से भी थोड़ी सख्ती करती है, पूछताछ और मतलब जैसे कहते हैं मुस्तैदी से करती है और इसका रिजल्ट निकल कर आता है। ये लड़का लड़की की जो जोड़ी है ये बताते हैं कि अंजू दसारी यानी उस लड़की की माँ वह कहीं गायब नहीं है बल्कि उसका कत्ल हो चुका है और कत्ल करके उन्होंने लाश को उन्हीं के घर में ठिकाने लगा दिया है। ये अपने आप में एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि एक मकान के अंदर लाश को ठिकाने लगाया गया है और उसी मकान में उस महिला की बेटी और उसके बेटी का पति ये भी रह रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। अगल बगल के जो दूसरे मकान के लोग हैं उनको कभी शक नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुलिस इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और पुलिस जो है इस महीने 25 तारीख को जो महिला गायब हुई थी अंजू देसारी, उसके घर पर दबिश डालती है और साथ ही में होती है वो 17 साल की बेटी और वो लड़का जो 17 साल की बेटी का बॉयफ्रेंड है या लवर है, जो भी आपका है। दबिश डालने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि भाई कहाँ है लाश, कैसे है, कहाँ छिपाई है, बताओ। तो वो घर में जो लिविंग रूम है उसके फर्श के नीचे महिला की लाश दफनाए जाने की बात बताते हैं। फर्श जो है बिल्कुल चकाचक है, ऊपर कंक्रीट है, सीमेंट है, जैसे कि आम घरों में होता है और देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसके नीचे किसी की लाश हो सकती है। लेकिन कत्ल के शक के घेरे में आए लड़का और लड़की दोनों यह बात कबूलते हैं तो पुलिस उनकी निशानदेही पर उनके बताने पर उस फर्श की खुदाई शुरू करती है और खुदाई करने के बाद आखिरकार ज़मीन के नीचे से हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और इस तरह के जो मोर्टल रिमेन्स हैं उसकी सूरत में उसकी शक्ल में अंजू देसारी की लाश बरामद हो जाती है। यानी उस महिला की लाश जो है उसी मकान में रही थी और उसी मकान में पिछले 5 महीने से वो दफन थी। अब तो 5 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गए तकरीबन या होने का है। तो पुलिस यह बरामद कर लेती है और इस मामले में जाहिर है बेटी ने कत्ल किया है तो बेटी को जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही मोंटी को भी पुलिस पकड़ लेती है। अब सवाल यह है कि इन दोनों ने मिलकर अंजू देसारी की हत्या क्यों की और यह दूसरा यह है कि चलिए यह तो इस मर्डर में इन्वॉल्व है, लेकिन जो बड़ी बेटी है उस बड़ी बेटी ने इस मामले में अपनी बहन का साथ क्यों दिया। तो पुलिस इस मामले में अब और गहराई से उसके पर्दे उधेड़ने की शुरुआत करती है। इनसे जब पूछताछ होती है तो ये बताते हैं कि मोंटी के साथ छोटी बेटी का अफेयर जो है था उसे अंजू काफ़ी नाराज़ रहती थी। दोनों की अलग अलग कास्ट से भी बिलोंग करते हैं तो अंजू इस रिलेशनशिप को कभी भी एड्रेस नहीं करती थी, उसको सपोर्ट नहीं करती थी और अक्सर अपनी बेटी को रोका टोका करती थी और साथ ही मोंटी को भी वो डांट फटकार करती थी। मोंटी को एक बार उसने अपनी छोटी बेटी के साथ जाति करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दिया था, उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज हुआ था और उस लड़के को 50 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। इसके बाद जब वो लौट कर आया तो उसके मन में रंजिश तो थी ही, लेकिन क्योंकि गर्लफ्रेंड की माँ थी तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। गर्लफ्रेंड से फिर चोरी छिपे मिलने लगा। अंजू को फिर पता चला, अंजू ने फिर उसके खिलाफ FIR रिपोर्ट लिखवाई और इस बार वो फिर से जेल चला गया। 2 बार जेल गया तो उसके बाद उसका खून खोलने लगा। वो इस बार जब बाहर आया तो उसने तय किया कि वो अंजू को अब नहीं छोड़ेगा। इसके बाद उसने अंजू की बेटी से जो उसकी गर्लफ्रेंड है उससे बात की और दोनों ने प्लान किया कि वो अंजू को रास्ते से हटा देंगे। यानी कि लड़की ने यह तय किया कि वो अपने प्रेमी, अपने आशिक के लिए अपनी माँ की हत्या कर देगी। इसके बाद 12 मई को अंजू जब काम पर निकली तो उस मोंटी को अपने घर पर बुला लिया लड़की ने और मोंटी वहाँ छिपकर बैठ गया। अंजू कामकाज के बाद जब घर लौटी तो चाकू से वार करके बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने अंजू की जान ले ली। इसके बाद उसकी लाश को एक कपड़े में बांधकर उस दिन तो उन्होंने फर्श के नीचे, खटिया के नीचे छुपा दिया और अगले दिन फिर उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की जो हरकत है, जो करतूत है वो शुरू कर दी और उन्होंने लिविंग रूम का जो फ्लोर पूरी तरह से खोद दिया। खोदने के बाद गड्ढा करने के बाद उसमें लाश डाली, दफनाई और फिर इन दोनों ने मिलकर ऊपर से सीमेंट वगैरह डालकर उसकी चिकनाई कर दी।
और ये जो एक्ट है ये कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि एक दिन में इन दोनों के बस का तो रोग नहीं था। ये किस्तों में जो है उस पूरे मामले को निपटाते रहे, डेड बॉडी को ठिकाने लगाते रहे। और ना सिर्फ इन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया, बल्कि ठिकाने लगाने के दौरान उसी मकान में अंजू की जो बेटी है वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी। बाहर जाती, वापस आती, बॉयफ्रेंड से मिलती, अगल बगल के किसी को भी गुमशुदगी का पता नहीं चला। ये जो बेटी है इसने तो खुद कत्ल किया था, तो गुमशुदगी का लेकर यह भी बेचैन नहीं थी, क्योंकि इसको पता था कि माँ को मार के मैंने खुद ही दफना दिया। बड़ी बेटी को इसने पहले नहीं बताया था, यानी जो इसकी दीदी है इस लड़की का, जिसका नाम रोशनी है, उससे पहले नहीं बताया। और बाद में जब बड़ी बेटी ने अपनी माँ के बारे में छोटी बेटी से पूछताछ की, तो छोटी बेटी ने उससे यह कहानी सुना दी कि मेरी मम्मी का तो किसी से अफेयर चल रहा था, और मतलब हमारी मम्मी का, और वो किसी आदमी के साथ चली गई। बड़ी बेटी को भी यह कहानी समझ में आई। उसे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। असल में अंजू की शादी तो हुई थी, जाहिर है तभी उनकी 2 बेटियां थी, लेकिन अंजू का जो पति है उससे करीबन 5 साल पहले अंजू को छोड़ दिया, और उसने कहीं और किसी महिला के साथ शादी कर ली। और अंजू तब से अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर रही थी और उन्हीं के साथ रह रही थी। खुद जो है वो मेहनत मजदूरी करती, हाउस हेल्प का काम करती, और उसने दोनों बेटियों का बड़ा किया। लेकिन विडम्बना देखिए कि एक बेटी को उसकी कातिल निकली, और जो दूसरी बेटी है उस बेटी को भी छोटी बेटी ने यह कहकर गुमराह किया कि माँ किसी के साथ भाग गई है। हालांकि जब बड़ी बेटी को यह लगा कि माँ भाग गई है और लौट कर नहीं आ रही है, तो उसको याद आया कि माँ ने कमेटी में पैसे डाले थे, चीट फंड में पैसे डाले थे। तो फिर उसने अपने चीट फंड वाले से बात करके पैसे क्लेम के लिए वापस मांगे, लेकिन चीट फंड वाला आदमी ने कहा कि पैसे तभी मिलेंगे जब तुम्हारे माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होगी पुलिस के पास। तो फिर दोनों बेटियां जो हैं वो थाने पहुंची और उन्होंने अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें एक बेटी तो अनजान थी, उसे लग रहा था कि वाकई मेरी माँ जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंची थी। जबकि दूसरी बेटी जो छोटी बेटी थी वो कातिल है, उसे पता था कि उसने माँ की हत्या की है, लेकिन इससे बावजूद वो बड़ी बेटी के साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी और अपनी माँ के मर्डर के मामले को एक गुमशुदगी का मामला बताकर ड्रामा कर रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, और जैसा कि मैंने आपको बताया, सीडीआर से पहले ही बार पुलिस को छोटी बेटी पर शक हुआ, और शक होने के बाद जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, उस किरदार का भी पता चला, मोंटी कुमार सिंह का जो बॉयफ्रेंड था, और उसके बाद फिर उस कत्ल का खुलासा हो गया। फिलहाल एक अपडेट यह भी है कि मोंटी के साथ उस लड़की ने अब शादी कर ली है मंदिर में, और इन दोनों का एक बच्चा भी है। लेकिन कत्ल के इल्ज़ाम में लड़का लड़की दोनों अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो यह थी पूरी कहानी इस पूरी साजिश में, जिसमें एक बेटी अपने ही माँ की कातिल निकली, और ना सिर्फ उसने माँ का कत्ल किया बल्कि 5 महीने तक अपनी माँ की लाश के साथ उसी के घर में नॉर्मल लाइफ लीड करती रही। इस पूरी कहानी को सुनकर आप क्या समझते हैं, सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती है जो अविश्वसनीय तो लगती ही है, लेकिन तो यह सच है, वाकई दुनिया जो है वो कहते हैं ना, रहने लायक नहीं रह गई है। शायद इन्हीं घटनाओं को सुनने के बाद ऐसा लोग कहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही, हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।